हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। वाइगॉट्स्की की थ्योरी करेंगे आज। लास्ट टाइम हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि पियाजे बोलते हैं कि जो बच्चा है, इन्फेंट है, चाइल्ड, वो अपने आप अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता रहता है और उसका माइंड अपने आप कंस्ट्रक्ट होता रहता है और वो उसके माइंड में स्कीमा बनते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू, जिसमें एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है। तो टीचर सिर्फ एक उसको एनवायरनमेंट देती है, एक फैसिलिटेट करती है ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें वो चीज़ों को सीख सकता है। वाइगॉट्स्की की थ्योरी क्या है? वाइगॉट्स्की की थ्योरी ये कहते हैं कि एक तो सिमिलैरिटी दोनों की थ्योरी में ये है कि ये भी चाइल्ड को एक एक्टिव एजेंट की तरह मानते हैं। एक्टिव एजेंट मतलब कि चाइल्ड का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो इतनी एक्टिव है कि वो अपने आप ही चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे फर्क है वाइगॉट्स्की की और पियाजे की एक बात में, कि वाइगॉट्स्की जो है वो जो सिग्निफिकेंट अदर है, मतलब कि जो दूसरा पर्सन है, जैसे कि कोई केयर गिवर हो गया या कोई पेरेंट हो गया या टीचर हो गया, उसको एक मीडिएटर की तरह एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो एक मीडिएटर है। मीडिएटर मीन्स जो एनवायरनमेंट, चाइल्ड और एनवायरनमेंट के बीच में मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। कौन है वो कोई पेरेंट भी हो सकता है, वो कोई टीचर भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। अब ये मीडिएटर का क्या काम है? मीडिएटर चाइल्ड को और एनवायरनमेंट को समझने, चाइल्ड अपने एनवायरनमेंट को समझे उस चीज में उसकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि चाइल्ड इतना केपेबल नहीं है कि वो अपने आप एनवायरनमेंट को समझ ले। तो मीडिएटर जो है, टीचर हो गया या पेरेंट हो गया, वो उस चाइल्ड की हेल्प कर रहा है अपने एनवायरनमेंट को समझने में। तो वाइगॉट्स्की ने मीडिएटर का जो रोल बताया है वो पियाजे ने नहीं बोला था। पियाजे ने बोला था बच्चे को मीडिएटर की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सीख लेता है। वाइगॉट्स्की कहते हैं कि मीडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी है वाइगॉट्स्की सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी, उसके अंदर मीडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेफरिंग कलेक्टिवली टू द वेज इन विच कल्चर इंटरेक्ट्स विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो कल्चर है ना बच्चे का, वो उसकी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। चिल्ड्रन एब्जॉर्ब नॉलेज बट हाउ टू बिहेव इन सर्टन सिचुएशंस बाय ऑब्जर्विंग अदर पीपल। तो वाइगॉट्स्की कहते हैं कि बच्चे बहुत सारी नॉलेज एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आसपास की देख के, लेकिन वो किस तरीके से बिहेव करें, उस नॉलेज को कैसे यूज करें, वो दूसरों को देख के ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो दूसरे का जो यहाँ पे एक मॉडलिंग वाला प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे बेंड्यूरा ने भी बोला था कि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो वाइगॉट्स्की भी उसी चीज को बोल रहे हैं। थ्रू अ प्रोसेस कॉल इंटरनलाइजेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंटरनलाइजेशन प्रोसेस है, मतलब कि जो भी बच्चे सीखते जाते हैं वो अपने अंदर इंटरनलाइज करते जाते हैं, वो उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीजें सेव होती जाती हैं और वो सीखते जाते हैं दूसरों को देख देख के। इसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। दे इमेजिन देमसेल्फ डूइंग द सेम व्हेन सिमिलर सिचुएशन अराइव। तो जब भी कोई उस टाइप की सिचुएशन आती है तो वो सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे जैसा ये पर्सन कर रहा है, चाहे वो उसका टीचर हो चाहे पेरेंट हो। तो इंटरनलाइजेशन प्रोसेस होता है। Then Vygotsky had argued that competence of a child is the maximum limit that it could perform with the help of the from the context. तो वाइगॉट्स्की ये कह रहे हैं कि एक बच्चे के कॉम्पिटेंस होता है। कॉम्पिटेंस मतलब एक एरिया होता है बच्चे का, जिस जिस लिमिट तक वो मैक्सिमम परफॉर्म कर सकता है। तो एक तरीके से जो ये जो कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो मैक्सिमम एरिया है। जैसे यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है बना हुआ, ये कॉम्पिटेंस है बच्चे की, मतलब कि ये मैक्सिमम है जितना वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। अब एक होता है प्रेजेंट परफॉर्मेंस, यानी कि वो अभी प्रेजेंटली कितना परफॉर्म कर पा रहा है। ऑब्वियसली अभी बच्चा छोटा है, उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस बहुत ही कम होगी, अभी उसको इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस का एरिया बहुत ही छोटा होगा। लेकिन एक्चुअली में अगर हम उसकी हेल्प करें या उस बच्चे को सपोर्ट मिले तो वो अपने कॉम्पिटेंस वाले एरिया को अचीव कर सकता है। तो ये जो डिफरेंस है ना बीच का, सी और पी के बीच का डिफरेंस है, मतलब कितना वो अचीव कर सकता है और वो कितना एक्चुअल में अभी है, इस डिफरेंस को बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये वो एरिया है जो बच्चा अपने आप कवर नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर कैपेसिटी है कवर करने की, लेकिन क्योंकि वो अभी नहीं समझता है, उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, अभी वो सीख रहा है, तो इतना ज़्यादा वो परफॉर्म नहीं कर सकता
जब तक उसको सपोर्ट ना मिले। तो वाइगॉट्स्की यही कह रहे हैं कि उस बच्चे को उस कॉम्पिटेंस लेवल तक पहुंचने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी वो ये एरिया कवर कर पाएगा। ये एरिया जो है इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये जो सपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, इस सपोर्ट को वाइगॉट्स्की ने एक टर्म दिया है, उस टर्म को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग मीन्स आप बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो जब तक वो अपने कॉम्पिटेंस एरिया पे नहीं पहुंच जाता, फिर आप उसको छोड़ देते हो, फिर वो अपने आप ग्रो करता है। तो सिर्फ टेम्परेरी आपको उसको वो करनी है, टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। तो ZPD रिप्रेजेंट द पोटेंशियल दैट कैन बी रियलाइज्ड। तो कितना पोटेंशियल वो रियलाइज कर सकता है उसको ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अगर उसको प्रॉपर एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन दी जाए तो यहाँ पे जैसे जो यहाँ पे रोल उन्होंने बताया है कि स्कैफोल्डिंग या सपोर्ट जो देनी होती है, वो रोल पियाजे की थ्योरी में मिसिंग था। Vygotsky's conceptualization of teaching learning process is that of an interaction between learner and instructor। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी को जो समझा रही है, कि वाइगॉट्स्की ये कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक तरह का इंटरेक्शन होता है लर्नर और इंस्ट्रक्टर के बीच में। The difference between what a child can understand on her own and what it can potentially understand through interaction is ZPD। तो ZPD की डेफिनेशन है ये। ZPD क्या है? डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड ऑनर, जो बच्चा अपने आप समझ सकता है, और जिस पोटेंशियल तक वो तब जा सकता है जब उसे दूसरों की हेल्प मिले, जब वो इंटरेक्ट करे, उस डिफरेंस को ZPD बोलते हैं। Vygotsky's theory is influential in the sense that it puts teacher at the center। अब वाइगॉट्स्की की थ्योरी में टीचर के रोल को सेंटर में ला दिया है, कि टीचर या पेरेंट जो भी जिससे भी बच्चा लर्न कर रहा है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये टीचिंग लर्निंग में ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इस थ्योरी को यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं इंटेलिजेंस एंड लर्निंग पे। इंटेलिजेंस एंड लर्निंग में दे आर टॉकिंग अबाउट न्यूरल डेवलपमेंट। न्यूरल डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज प्लास्टिक। प्लास्टिक मीन्स अभी उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ब्रेन की, उसमें उसके न्यूरॉन्स बन रहे हैं, कनेक्शंस बन रहे हैं, और वो अभी और बनेंगे। तो जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा वैसे वैसे उसके न्यूरल कनेक्शंस बनते जाएंगे, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। सो द न्यूरल कनेक्शंस इन विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज फ्रीक्वेंट बिकम स्ट्रॉन्गर। अब जैसे जो एक्टिविटी वो ज़्यादा करेगा उसके न्यूरल कनेक्शन उसके ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर वो क्रिएटिव एरियाज में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा तो उसके क्रिएटिव एरिया वाले न्यूरल कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर वो एकेडमिक्स में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा तो उसके एकेडमिक न्यूरल कनेक्शन तेज हो जाएंगे। तो ये प्लास्टिक होता है उनका ब्रेन, मतलब जो चीज़ वो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो कनेक्शन उनके ब्रेन में ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और वो बढ़ते जाते हैं, इसीलिए वो पर्टिकुलर एरिया में हम स्पेशलाइज्ड भी हो जाते हैं। जो चीज़ हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जो चीज़ में हमें इंटरेस्ट है, वो हम और ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस भी स्ट्रांग होते जाते हैं। इस वजह से वो जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसमें हम स्पेशलाइज हो जाते हैं। The electrical activity is more frequent in areas which are related to specific kind of environmental interaction. Hence, cognitive skills that are practiced a lot become sharp। तो क्या होता है कि जैसे आपके ब्रेन का एक पार्ट का जो एरिया है वो क्रिएटिविटी के लिए है, और आप हमेशा क्रिएटिव काम करते हो, बचपन से आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, ऐसा एनवायरमेंटल इंटरेक्शन मिला है जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी को बहुत बूस्ट किया जाता है। आपके ब्रेन में फिर वो वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे न्यूरल कनेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका पर्टिकुलरली वो वाला कॉग्निटिव स्किल बहुत शार्प हो जाएगा, तो आप उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। Regarding intelligence, it has been found that intelligence is modular, that there is no single journal factor of intelligence. There are multiple centers of intelligence in the brain and there are multiple abilities। तो जैसे कि हमने इंटेलिजेंस थ्योरीज में भी पढ़ा है कि इंटेलिजेंस एक सिंगल जर्नल फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। हमारे ब्रेन में भी ये बहुत अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जो सारी इंटेलिजेंस एक साथ वहीं पे ही होती है। हमारे ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट मल्टीपल एबिलिटीज ऑफ आर इंटेलिजेंस। फर्दर, इंटेलिजेंस इंक्लूड्स क्रिएटिविटी एंड प्रैग्मेटिज्म।
creativity means how to solve novel problems, and pragmatism is to handle practical problems. The information processing theories of intelligence claims that increasing experience of the world allows more efficient information processing, allowing greater development of intelligence. अब जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है कुछ साइकोमेट्रिक है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर बेस्ड जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि जैसे जैसे हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते रहते हैं हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो और बेटर होती जाती है और एफिशिएंट होती जाती है और हमारी इंटेलिजेंस धीरे धीरे और डेवलप होना शुरू कर देती है। तो दिस इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बेस पे बोला जा रहा है। तो इंटेलिजेंस एक इनहेरेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको हेरिडिटी में मिल गई आपके पेरेंट्स से खाली उतनी इंटेलिजेंस है आपकी, ये और डेवलप हो सकती है, और ज़्यादा एक्सपीरियंस से और ज़्यादा प्रैक्टिस से एक्सपोजर से ये डेवलप हो सकती है। इंटेलिजेंस थ्योरीज का बेसिक एम होता क्या है, उनका एम ही यही होता है कि किसी तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस ढूंढा जाए कि लोगों की इंटेलिजेंस में इतना फर्क क्यों है। उनका पर्टिकुलर जो बेसिक एम होता है इंटेलिजेंस थ्योरी का वो यही होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों है। बायोलॉजिकली अगर सब सेम है, इवन अगर ट्विंस में भी देखें तो जिनकी इनहेरिटेंस भी सेम है, देन वाई दैट देर इज अ डिफरेंस इन देयर इंटेलिजेंस। तो वो डिफरेंस ढूंढना इनका मेन पर्पस होता है। और वो डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे एक टीचर का एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि टीचर अगर कुछ बच्चों को क्लास में समझा रही है और उसमें कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं कुछ खराब है, तो अगर टीचर एक ही लेवल पे सबको मान के पढ़ाएगा तो ऑब्वियसली वो सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। सो उस केस में टीचर को भी ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी क्लास में जो बच्चे हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कुछ बच्चे धीरे समझते हैं, कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। दैट इज़ वाई इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स मोटिवेशन। अ मेजर गोल ऑफ लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज मोटिवेशन। किस तरीके से मोटिवेट करना है बच्चों को अकेडमिक अचीवमेंट के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है टीचर का। टीचर एक काउंसलर की तरह, मोटिवेटर की तरह और एक गाइड की तरह, मेंटर की तरह बहुत सारे रोल प्ले करता है। सो टीचर हैज़ टू यूज वेरियस टेक्निक्स, जैसे गोल सेटिंग उसमें से एक है, बच्चे को समझाना कि किस तरीके से अपना गोल अचीव करना होता है, उसको मोटिवेट करना टू लिसन टू द लेक्चर, और अपने लेक्चर को किस तरीके से इंटरेस्टिंग करें। आजकल तो इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, बीच में इस तरह की बातें कि जैसे बीच में जोक्स बोल के या बीच में ब्रेक्स देके कि बोरिंग ना लगे और बच्चा सुने ध्यान से। तो अलग अलग मीडियम के थ्रू उसकी अटेंशन कैच की जा सके। ऑडियो विजुअल्स यूज होते हैं आजकल, तो मल्टीपल सेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। सो द चाइल्ड इज नॉट ओनली लिसनिंग, वो सुन ही नहीं रहा है, वो देख भी रहा है चीज़ों को, तो इसलिए ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें इंक्लूड करी जा रही हैं। ये सारे स्पेशल मेजर्स हैं ताकि बच्चों को मोटिवेट कर सकें लर्निंग के लिए, और जो बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग है उसके हिसाब से वो सीख ले। जैसे किसी की लर्निंग स्टाइल होती है वो सुन के ज़्यादा अच्छा सीख लेता है, किसी की होती है कि उसको देख के ही समझ आता है, तो इसीलिए दे आर इनकॉर्पोरेटिंग एवरीथिंग ताकि जिसकी अलग अलग लर्निंग एबिलिटीज हैं वो उस तरीके से सीखे। देन कंडीशनिंग। इन कंडीशनिंग दे आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल प्रिंसिपल्स, क्योंकि कंडीशनिंग एक बिहेवियर साइकोलॉजी में आती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। दो ग्रेटर एम्फेसिस इज गिवन टू कॉग्निटिव स्कूल, बिहेवियरस प्रिंसिपल आर नो डाउट वेल। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हम कॉग्निटिव एबिलिटीज पे बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंटेलिजेंस के बारे में बोल रहे हैं, दूसरा कंडीशनिंग जो है वो बिहेवियरल एबिलिटी होती है। तो कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं स्कूल में, जैसे रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इन चीज़ों का यूज़ होता है बच्चे के बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए। स्पेशली जो बच्चे डिसेबल हैं, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेशन को फेस कर रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन, उनके केस में कंडीशनिंग बहुत हेल्पफुल होती है, पॉजिटिव कंडीशनिंग। चेनिंग और शेपिंग इस तरह की जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें वो स्टेप वाइज धीरे धीरे बच्चे को अप्रिशिएट किया जाता है, हर एक स्टेप को पूरा करता है वो। तो जैसे अगर वो मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो पहले जब वो एक स्टेप करेगा तो उसको अप्रिशिएट करो, फिर दूसरा स्टेप करेगा तो और अप्रिशिएट, अब हर स्टेप पे उसको आप एक अप्रिसिएशन दो, रीइंफोर्समेंट दो। धीरे धीरे वो पूरा जब कर लेगा तो उसको वो जो है रीइंफोर्समेंट जो है उसकी वजह से वो पूरा सम करना सीख जाएगा। ये चेनिंग और शेपिंग का प्रोसेस है जो हमने लर्निंग में पढ़ा था।
Now, regular feedback and reinforcement of good performance by rewards or some lessons from the behavioral school of psychology. तो धीरे धीरे हर स्टेप पे उसको रिवॉर्ड देना, रिवॉर्ड मतलब एज इन द सेंस कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको कुछ देना है, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, आप उसके लिए क्लास में क्लैपिंग करा सकते हो, या आप उसका जो नाम है वो कहीं पे लिखवा के कि द बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब एक तरीके होते हैं अप्रिशिएट करने के। तो फीडबैक देके, अच्छा फीडबैक देके, पेरेंट्स को अच्छा फीडबैक देके कि हर स्टेप वाइज उसको रीइंफोर्स करो उसके बिहेवियर को। बट देयर आर सम कॉशंस। कॉशंस क्या है कि अगर आप एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड दोगे तो कई बार वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमने ये मोटिवेशन में अभी जस्ट पढ़ा था थोड़े दिन पहले कि कोई चीज़ अगर बच्चा है उसको, बच्चा ही नहीं, इवन एवरीवन, एडल्ट, सबके लिए रूल अप्लाई होता है कि अगर कोई अंदर से मोटिवेट हो रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, और अगर आपने उसको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड देने शुरू कर दिए उसके लिए, मीन्स वो खुद ही चाहता है कोई चीज़ करना, लेकिन आप उसको बोल रहे हो कि आप अगर ये करोगे तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, तो उसकी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वो फिर सिर्फ उसके लिए काम करेगा जो रिवॉर्ड आपने उसको बोला है। तो जैसे अगर क्लासरूम में कोई बच्चा खुद ही इंटरेस्ट ले रहा है मैथ्स करने में, लेकिन टीचर बोल रहा है कि जो मैथ करेगा मैं उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा, तो उसका जो इंटरेस्ट है ना, वो अपना जो इंटरेस्ट था वो इस वजह से मैथ नहीं करेगा, वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए। तो जहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, वहाँ पे एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं होती है। So students as reward act as a justification for their effort and decrease their motivation. Some warnings about use of punishment are also sound. तो punishment की जैसे बात हो रही थी कि conditioning में reward और punishment दोनों ही use होते हैं, तो punishment तो बहुत ज़्यादा discourage किया जाता है आजकल, it is allowed भी नहीं है अब तो, it is not allowed in schools। तो education में punishment का concept जो है वो बिल्कुल ही अब बंद हो गया है। Then memory, coming to memory, the rich research conducted by cognitive psychologists has resulted in greater insight into how information is encoded and stored. तो मेमोरी में यहाँ पे एनकोडिंग और स्टोरिंग की बात हो रही है, क्योंकि मेमोरी में जब भी हम पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन कैसे एनकोड होती है, कैसे स्टोर होती है, कैसे रिट्रीव होती है, ये सारे प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और मेमोरी का कॉन्सेप्ट टीचर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को मेमोराइज करनी पड़ती हैं। 80% है जो समझने की चीज़ें होती है, बट 20% जैसे साइंटिस्ट के नाम हो गए या थ्योरीज के नाम हो गए या ईयर हो गया उस चीज़ का, पर्टिकुलर किस ईयर में हुआ था, तो कुछ चीज़ों में मेमोरी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन दैट इज एनकोडेड इन मल्टीपल मोडालिटीज। अब जैसे कुछ चीज़ें विजुअली एनकोड कर रहे हैं, हम देख कर रहे हैं, कुछ चीज़ें वर्बली कर रहे हैं, तो उसमें याद करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अलग अलग तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम मेमोराइज कर सकें चीज़ों को, देख कर, उनको सुनकर। मैनी सच प्रिंसिपल्स आर डिस्कस्ड इन अदर सेक्शन, तो उसके बारे में ये बात करेंगे बाद में। देन कमिंग टू लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स जो हैं, दैट मीन्स कि किस तरीके से कोई बच्चा जो है वो इजीली लर्न कर पाता है। हम लोग सारे कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक स्टाइल में फिट बैठते हैं जो हमारा भी तरीका है लर्न करने का। तो स्टाइल क्या है? स्टाइल डिस्क्राइब्स रिलेटिवली स्टेबल पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज अंडरटेकन। हम सबकी अपनी अपनी एक प्रेफरेंस होती है कि हमें कैसे पढ़ना है। हम वीडियो देख के पढ़ेंगे, या हम बुक से पढ़ेंगे, या डिजिटल मीडिया से पढ़ेंगे, या हम एक्चुअल मैनुअल जो बुक होती है हार्ड बाउंड उससे पढ़ेंगे। सबकी अपनी अपनी एक प्रेफरेंस होती है। कुछ कहते हैं कि हमें सुनना भी ज़रूरी होता है, पढ़ते पढ़ते बिना सुने नहीं पढ़ पाते। कुछ बोलते हैं कि हमें खाली रीड करने से समझ में आता है, सुन के नहीं आता है। तो ये सबकी अपनी अपनी स्टेबल प्रेफरेंस है। और हम स्टेबल क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल इन्होंने दिए, जैसे अ मैकेनिक हु चेक्स अ कार फॉर प्रॉब्लम्स हैज अ स्टाइल ऑफ हिज इन हाउ ही गोज अबाउट डूइंग दिस थिंग। तो इन्होंने मैकेनिक का एग्जाम्पल लेके समझाया कि कोई कार, अगर कार में कोई प्रॉब्लम है, मैकेनिक चेक कर रहा है, तो उसका अपना एक स्टाइल होता है कि वो किस तरीके से उसको करेगा। तो ऐसे ही लर्निंग स्टाइल्स भी होते हैं। एंड लर्निंग स्टाइल्स रेफर टू ऑल द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग। तो इससे पता चलता है कि कितना डिफरेंस है सबके लर्निंग के तरीके में। रिगार्डिंग हाउ दे लर्न, हाउ दे प्रेफर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, किस तरीके से स्टूडेंट्स लर्न करना पसंद करते हैं, कैसे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना पसंद करते हैं।
ये ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम वेरी अनकंफर्टेबल टू स्टडी फ्रॉम टीचर्स नोट। तो ये बता रहे हैं कि ये जब आईआईटी में पढ़ते थे, आईआईटी खड़गपुर में, जिन्होंने ये बुक लिखी है ऑथर ने, कह रहे हैं कि टीचर्स के नोट से मैं नहीं पढ़ पाता था, मैं खुद जाके अपने नोट्स बनाता था। आई यूज टू फ्रीक्वेंटली गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी फ्रॉम ओरिजिनल बुक्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका जो बता रहे हैं, जो मोस्टली मैं भी सबको बताती हूँ कि दूसरों के बनाए हुए नोट से पढ़ना थोड़ा सा सबके लिए अच्छा नहीं होता है। हो सकता है किसी किसी को वो ठीक लगता हो, बट जैसे ये बोल रहे हैं कि टीचर्स के बने बनाए नोट से मुझे अच्छा नहीं लगता था पढ़ना, मैं बुक से जाके डायरेक्ट अपने नोट्स बनाता था लाइब्रेरी में बैठ के। क्यों? क्योंकि टीचर्स के नोट्स तो ऑलरेडी वो समराइज्ड होते हैं। नोट्स क्या होते हैं? वो ऑलरेडी समराइज्ड होते हैं, उसमें डिटेल नहीं होती है। तो हम अगर समरी में से पढ़ेंगे तो हम तो उसको और समराइज कर देंगे। इसलिए बुक से डायरेक्टली पढ़ने का ये बेनिफिट होता है कि बुक में डिटेल लिखी होती है, उसमें से आप अपने आप अपनी समरी बना लेते हो। लेकिन अगर आप किसी के बने बनाए नोट से पढ़ोगे तो वो तो ऑलरेडी उसने छोटे कर रखे हैं, समराइज कर रखे हैं, और आप उसी समरी को पढ़ रहे हो सिर्फ, तो आपको डिटेल नॉलेज तो होगी नहीं। तो सेम चीज यहाँ पे इन्होंने बोली है कि जब टीचर के नोट्स, वो आईआईटी खड़गपुर में टीचर के नोट से पढ़ते थे तो उनको समझ में नहीं आता था। उनका स्टाइल ये था कि वो बुक से जाके खुद डायरेक्टली नोट्स बनाते थे। ऑन दी अदर हैंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड यूज टू नोट माई प्रोफेसर्स लेक्चर। जबकि इनके काफ़ी दोस्त ऐसे थे जो सिर्फ प्रोफेसर के लेक्चर को कॉपी कर लेते थे, क्योंकि उन्हें मतलब कि वो शॉर्ट नोट्स ही अच्छे लगते थे। कुछ ऐसे थे जिनको राइटिंग इन पॉइंट्स फॉर्म में पसंद आता था, जैसे एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखने से। हम सीबीएसई के एग्जाम्स में भी वो करते हैं, बच्चों को सजेशन देते हैं कि आप पॉइंट वाइज लिखो, जो कि एक एग्जामिनर को चेक करने में ईजी रहता है। अदर्स वर मोर ग्राफिक एंड यूज मैनी डायग्राम्स। अब कुछ होते हैं जो ग्राफिक्स का यूज करते हैं, जैसे डायग्राम्स का यूज करते हैं। तो मैंने आपको एक अपनी वीडियो में भी बताया था हाउ टू स्टडी में, कि कैसे हम अपने हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बना लिया या ग्राफिक बना लिया, जैसा हमने अभी जेडपीडी में भी देखा था, उन्होंने डायग्राम बना के समझाया हुआ है। तो उससे क्या होता है, आपके माइंड में वो डायग्राम याद रह जाता है। आपको अगर थ्योरी याद ना भी रहे, आपको डायग्राम याद रह जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम अगर अलग अलग स्टाइल सारे यूज करके देखें हमें कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है, तो उससे हमारी लर्निंग और ईजी हो सकती है। सो दिस इज द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स इंक्लूड कॉग्निटिव स्टाइल्स एंड डिफरेंट लर्निंग स्ट्रैटेजीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिटरेचर सर्वे के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।